आई एम सॉरी गीता, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। मैं जानता था कि तुम मुझ पर ज़रूर गुस्सा होगी। अचानक इस तरह से सुरेश का आने का गीता को बहुत ही अफ़सोस हुआ। गीता 2 दिनों से नाराज़ थी सुरेश पर और सुरेश आज आया था। उसके दिल को अभी भी राहत नहीं पहुंची थी, लेकिन सुरेश उसे मनाने की हर तरह से कोशिश कर रहा था। तभी गीता ने सुरेश से कहा, ओहो! तो तुम्हें आज मौका मिला है मुझसे मिलने का। तुम्हें तो अपने बीवी की कोई परवाह ही नहीं है। कभी तुमने मेरे अरमानों का ख़्याल किया है? तभी सुरेश गीता से कान पकड़ते हुए माफ़ी माँगने लगता है और बोलने लगता है, गीता, मुझे बेहद अफ़सोस है कि मैं सचमुच 2 दिन के लिए वहाँ पर अटका रहा, पर तुम मेरी मजबूरी को समझती क्यों नहीं? देखो, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, हम दोनों के भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। अब थोड़ा बहुत दूर रहा तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? लेकिन देखना गीता, हमारे दिन बहुत ही जल्दी बदलने वाले हैं। तुम्हें तो याद होगा कि मैंने तुमसे जो वादे किए हैं, अब वो पूरे करने का समय आ चुका है। तभी गीता ने सुरेश को झड़ते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत ही जल्द हमारे भिखारी बनने के दिन आने वाले हैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको कभी तरक्की नहीं मिल सकती। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो काम आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा उसमें। आखिर वो काम थोड़ी ना है, वो तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है। मैं आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि कुछ अच्छा बिज़नेस करो, पर नहीं, आपको तो अपने काम पर बहुत ही यकीन है कि आप एक दिन बहुत ही मालामाल बनेंगे। और काम कैसा? जाकर अपने मित्रों के साथ पत्ता खेलने का। आखिर पत्ता खेल के किसका भला हुआ है जो आपका होगा? अपने पत्नी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सुरेश थोड़ा-सा झल्ला उठा और बोलने लगा, देखो, मुझे मालूम है कि मैं कितना कमाता हूँ। देखो, तुम लाख बुरा मुझे कहो, पर मेरे पत्ते खेलने के बारे में एक शब्द भी बिल्कुल मत कहना। तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे पता कितना लकी है? तभी गीता ने बात को काटते हुए कहा, खाक लकी पता है? क्या किया है आपने आज तक मेरे लिए? पता खेलकर आपने तो घर की सारी चीज़ें बेच डाली। कुछ है घर में अपने? बस ये टूटे-फूटे बर्तन और एक ये पुराना फर्नीचर। उसके अलावा कुछ रखा है आपने घर में? और बात कर रहे हैं बड़ी-बड़ी कि बहुत जल्द हमारे दिन बदलने वाले हैं। खाक दिन बदलेंगे? देखो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है आपकी ये बेवकूफ़ी की आदत। अगर आपको मेरे साथ रहना है, तो आपको ढंग का काम करना होगा, तभी मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। और वैसे भी, आप मुझे रात भर तो परेशान करते भी हैं और दिन भर भी परेशान करते हैं। मैं आपके 2-2 काम अब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो अरमान हैं, वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ। गीता के मुँह से ऐसी बात सुनकर सुरेश थोड़ा-सा नरम हो गया और कहने लगा, देखो गीता, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही अजीब-सा काम करता हूँ, पर अब मुझसे इस काम के अलावा और दूसरा कोई काम आता भी तो नहीं है जो मैं कर सकूँ। तभी गीता ने कहा, मैं दूसरा काम करने के बारे में कहाँ कह रही हूँ। मैं थोड़ा ना आपको काम करने के बारे में कह रही हूँ। मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप कोई अच्छा-सा बिज़नेस करो, उसमें थोड़ा ना मेहनत करनी पड़ती है। तभी सुरेश ने कहा, अब तुम ही बताओ कि मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ? तो गीता ने कहा, आपने तो गली मोहल्ले में वो जो साइकिल पर वो छोटे बच्चों के खिलौने, खाने की चीज़ें बेचते फिरते हैं, वैसा कुछ बिज़नेस करो। कम से कम 2 ढाई सौ रुपए तो हमें आमदनी होगी रोज़ की। तभी सुरेश ने कहा, अरे कौन-सा धंधा बता रही हो तुम? इसमें तो मेरा काफ़ी अपमान हो सकता है। लोग क्या कहेंगे मुझे? तभी गीता ने कहा, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोच के आपको क्या परेशानी है? देखिए, लोगों के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो हम एक दिन घर में भूखे मरेंगे। मेरी बात मानो, वही आपके लिए ठीक होगा। और भगवान के लिए पत्ते का लालच छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है इसमें। इसमें अच्छे-अच्छे लोग बर्बाद हो गए हैं। गीता की बातें सुनकर आज सुनील सचमुच अफ़सोस जता रहा था। वो गहरी सोच में डूब चुका था कि इतने दिनों से आखिर वह क्या कर रहा था। गीता की हर बात में उसे सच्चाई नज़र आ रही थी। गीता उसके सामने उम्मीद बनकर खड़ी थी। उसे सच में बहुत ही दुःख हो रहा था कि उसने इतने साल अपनी ज़िंदगी के पत्ते की लालच में बिता दिए थे। पर अब भी सुरेश के पास मौका था कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, और गीता वही उसे समझा रही थी।
और फिर सुरेश ने गीता के हाँ में हाँ मिला दी और फिर गीता के कहे हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया और गीता भी खुश हो गई। तब गीता ने कहा, देखिए, अगर आप तैयार है तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तभी गीता ने अपना चेकबुक निकाल कर सुरेश के सामने रख दिया और सुरेश की ओर सहानुभूति से देखते हुए बोली, बताओ सुरेश, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सुरेश तो गीता के पास चेकबुक देखकर पहले तो जरा हड़बड़ाया। उसे ऐसा लगने लगा, मैंने आज तक तो गीता के पास एक पैसा भी नहीं दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गीता के पास चेकबुक कहाँ से आ गया? उसे गहरी सोच में डूबा देखकर गीता ने पूछा, अरे क्या हुआ आपको? कहाँ खो गए हैं आप? मुझे लगता है कि आप यही सोच रहे हैं कि मेरे पास बैंक का पासबुक कहाँ से आया। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? देखिए, ये पैसे मैंने ऑनलाइन काम करके कमाए हैं। तभी सुरेश ने कहा, ऑनलाइन काम ये क्या होता है? तभी गीता ने कहा, अरे मैं जो रंगोली बनाती हूँ ना, उसकी वीडियो शेयर करती हूँ, जिसकी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे कुछ पैसे भी देते हैं। इस तरह से मैंने बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसमें पैसे जमा करने लगी। तभी सुरेश ने हैरान होकर कहा, ऐसी बात है? पर गीता, एक बात कहूँ, बुरा मत समझना। देखो, अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दोगी, तो मैं 10 के 20 बनाकर ला सकता हूँ। बिज़नेस क्या है, बाद में देख लेंगे। तभी गीता गुस्सा होते हुए हाथ-पैर पटकने लगी और बोलने लगी, "अरे, अरे, अरे, अरे! ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैं तरक्की के बारे में सोच रही हूँ और तुम गड्ढे में घसीटने के काम कर रहे हो? तुम सच में बहुत भिखारी टाइप के आदमी हो। तुम बिल्कुल नहीं सुधर सकते। तुम्हें तो मेरा मन बहुत कुछ कहने को कर रहा है। निकल जाओ मेरे नज़रों से दूर। दफ़ा हो जाओ।" गुस्से में गीता ने झाड़ू उठाया और सुरेश को झाड़ू से मारने लगी। हाँ, हाँ, ये लो, बहुत बहुत ही आरज़ू हो रही है ना तुम्हें पत्ता खेलने की, ये लो। सुरेश ने मार खाते हुए कहा, अरे गीता, ये क्या कर रही हो? तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम इसके लायक ही हो। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति की बात मानना पत्नी का धर्म होता है। तब गीता ने और झलकती हुई कहा, अरे! काहे का धर्म? जब पति ही आवारागर्दी करने लगे, तो पत्नी को राक्षस बनना ही पड़ता है। जैसे-तैसे अपनी जान छुड़ाकर सुरेश घर से बाहर भाग गया और गीता मन ही मन बुदबुदाने लगी। आज अच्छा सबक सिखाया निकम्मे को, बहुत पत्ता खेलने की आदी हो गया है। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। तभी गीता ने अपना सामान पैक किया और मायके जाने के लिए बस स्टैंड पर जाने के लिए निकल पड़ी। तब सुरेश ने गीता को बस स्टैंड पर जाते हुए देख लिया और गीता के पास आकर बोला, गीता, ये तुम क्या कर रही हो? तब गीता ने कहा, ये सब मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। तुम कभी सुधर नहीं सकते, तो मेरा यहाँ रहना कुछ काम का ही नहीं। गीता सुरेश से बोल रही थी। तभी सुरेश बाजू की टपरी में से सिगरेट लेकर पीने लगा। तब गीता ने कहा, मैं तुम्हें इतना समझा रही हूँ और तुम सिगरेट का धुआं छोड़ रहे हो। कितने बेशर्म इंसान हो गए हो तुम। अब ये तुम्हारा सिगरेट पीना क्या ज़रूरी था? लगता है तुम्हें मेरे मायके जाने का कोई गम नहीं है। तभी सुरेश ने कहा, गम किस बात का? तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं भी तो आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ तुम जाओगी, वहाँ मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तब गीता ने टेढ़ा मुँह बनाते हुए कहा, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम वहाँ पर आए तो तुम्हारी बहुत पिटाई करवाऊँगी मेरे भाई के हाथों। देखो, अगर तुम तुम्हारे भाई से मुझे पिटवाना चाहती हो तो मुझे मंज़ूर है, पर तुम्हारे बगैर मुझे एक पल भी रहना मंज़ूर नहीं। तब गीता ने रुआँसी आवाज़ में कहा, तुम अगर मेरी इतनी फ़िक्र करते हो तो फिर क्यों नहीं चलते मेरे बताए हुए रास्ते पर? तब सुरेश गीता के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, गीता, सच बात तो ये है कि अगर मैं यहाँ पर रहा, तो मेरी ये पत्ता खेलने की आदत नहीं जाएँगी। क्यों ना हम तुम्हारे मायके में रहें, वहीं पर कुछ मैं काम-धंधा कर लूँगा। तब गीता ने कहा, पर मेरे माता-पिता के घर पर कब तक रहेंगे? तब सुरेश ने कहा, अरे किराए से कमरा ले लेंगे और उसके बाद अपना खुद का मकान खरीद लेंगे। अब वैसे भी गीता, यहाँ अपना कोई भी नहीं है। मेरे माँ-बाबूजी तो नहीं रहे। वैसे भी मेरा मन यहाँ से ऊब चुका है। गीता को सुरेश की बातों पर यकीन हुआ और उसने सोचा कि सुरेश को और एक मौका दे देना चाहिए। तभी गीता ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, ठीक है। और फिर तभी बस आई और वो दोनों अपनी नई मंजिल की ओर चल दिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।